Hello everyone, welcome back to our channel. So new day, new video and new chapter of economic development. So we have already finished the first chapter of economic development. So today we'll begin with second chapter which talks about the Indian economy after 40 years of independence. So this is the part 1 of this chapter, right? So basically हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस. इट वाज स्टैग्नेटेड, डिप्लीटेड, बैकवर्ड थी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी इकोनॉमी में, पर कैपिटल इनकम बहुत कम थी. सो ऑल दीज फैक्टर्स वर कॉजिंग द इकोनॉमी टू बिकम डिप्लीटेड, राइट? सो नाउ वी विल स्टडी दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी का क्या कंडीशन रहा, इकोनॉमी में क्या हुआ, लीडर्स ने कैसे इकोनॉमी को लीड किया एंड एग्जैक्टली इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ हुई. Okay, so before beginning with this chapter, if you haven't seen the video of the first chapter, then please watch it. The link is there in the pinned comments and description box as well. And if you are there in the channel for the first time, then please subscribe to our channel. And if you like the content, then please share with your friends as well. So basically in this chapter we will talk about that हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे इकोनॉमी बैकवर्ड थी, तो हमने क्या किया उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. सो वी नो दैट इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट, देयरफॉर देयर वाज अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू रिकन्स्ट्रक्ट द इकोनॉमी. सो रिकन्स्ट्रक्शन कैसे हुआ? रिकन्स्ट्रक्शन 2 तरीके से हुआ. पहला तरीका ये था कि बाय डिसाइडिंग द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया. सो यानी कि वी हैड टू डिसाइड कि हमारे इकोनॉमी में सिस्टम क्या रहेगा. सिस्टम बेसिकली वो होता है, इट्स एन अरेंजमेंट विच बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड. सो ऐसा एक अरेंजमेंट जिससे सारी प्रॉब्लम जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस सॉल्व होती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम. ओके, सो पहला क्वेश्चन या पहला डिसीजन जो हमारी कंट्री के सामने था वो था कि हम क्या डिसाइड करें. अगर अब सिस्टम्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड. कैपिटलिस्ट सिस्टम वो होता है जहाँ पे सारा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहता है, यानी कि जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दे आर ऑल ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. सो यहाँ जो मेन मोटिव होता है ना वो सिर्फ प्रॉफिट होता है, दैट्स ऑल. दे जस्ट वांट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, राइट? बट सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेसिक एम क्या होता है, यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर, बाय द गवर्नमेंट होते हैं. तो यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो सिर्फ सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस है. वेराज मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स है. सो यहाँ पे रोल जो हो जाता है, दोनों प्रॉफिट मोटिव भी है और वेलफेयर भी है. सो ये 3 सिस्टम्स होते हैं जो डिफरेंट इकोनॉमीज में अप्लाई होते हैं. सो हमारी इकोनॉमी ने क्या सिलेक्ट किया? इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहला डिसीजन लिया इकोनॉमी ने ग्रो करने के लिए, वो डिसीजन लिया टू अडॉप्ट द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. सो इन दिस सिस्टम ऑब्वियसली इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग रोल है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, with a strong public sector and also with private property and democracy. So democracy could only be possible in case of mixed economy system. So हमने ये select किया हमारी country के लिए, right? ना सेकेंड चीज़ क्या थी? सेकेंड चीज़ ये थी, ऑब्वियसली अगर आपको भी डेवलप करना है, अगर आपको कोई अपना गोल मीट करना है, लाइक आपका गोल है टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12th, टू मे बी गो टू अ गुड कॉलेज, to maybe get a good job, right? And for that you need to study well. Study करने के लिए क्या करना पड़ेगा? To plan your timetable कि ओके मैं इतने टाइम में इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, इतने टाइम में मैं अकाउंट्स पढ़ूँ, इतने टाइम में मैं बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ूँ, राइट? मे बी BST पढ़ूँ या मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके. सो ऑब्वियसली वो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सिमिलरली फॉर इंडिया एज वेल प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी. सो प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और प्लान करने के लिए ऑब्वियसली क्या करना था? इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट? सबसे पहले तो देखते हैं प्लान क्या होता है. सो प्लान इज़ बेसिकली अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी स्कीम,
सारी प्रोग्रामिंग, सारी स्ट्रैटेजी लिखी होती है फॉर द नेक्स्ट 5 years और 10 years और 3 years डिपेंडिंग अपॉन द प्लान ड्यूरेशन, राइट। सो सबसे पहले प्लान बनाया गया फॉर द इकोनॉमी, जिस डॉक्यूमेंट में था डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड स्कीम एंड वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज इन एडवांस. So scheme, program, strategy worked out in advance is basically a plan, right? So economic planning का मतलब क्या होता है? Obviously एक प्लान बनाने के बाद ये सोचना कि हम डिसीजंस कैसे लेंगे, जो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे यूटिलाइज करेंगे, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे करेंगे सो दैट हमारी इकोनॉमी में नेशनल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो, राइट। सो मेकिंग सच इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग the resources utilization of a country in different developmental activities in accordance with national priorities. So अगर हमारे पास national priorities हैं, हमें national priority में grow करना है, तो हम अपने जो हमारे पास जितने भी resources हैं हम उसे ऐसे use करें कि हमारी growth जो है वो maximize हो जाए और हमारी economy जो है वो अच्छे से prosper करे. That is economic planning, right? तो इसकी भी सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई इन 1950. सो 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ PC महालानोबिस, राइट. शी वाज बेसिकली द फादर ऑफ प्लानिंग. इनके अंडर में प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप. नाउ प्लानिंग कमीशन इज़ नॉट देयर एनी मोर, राइट. इन 2015 प्लानिंग कमीशन वाज स्क्रैप्ड एंड इसकी जगह पे आया नीति आयोग. This question can be asked in your board examination as well, so you should be knowing this, that planning commission does not exist anymore. इसकी जगह पे नीति आयोग आया in 2015. So planning commission fixed the planning period 5 years and that's why we call the era of 5-year plan. So इसकी वजह से क्या begin हुआ, the era of 5-year plans, right? So why do we need planning? We basically need planning to achieve some goal which is already determined. हमने कुछ goal set किया है, उसके लिए we have to do planning. So that is the basic need for planning, right? So with this we move on to the next topic. Now next topic talks about the goals of 5-year plans. अब 5-year plans set कर लिया हमने कि हम 5-year plans करेंगे of 1951. So what are the goals of 5-year plans? So first plan was set up from 1951 till 56. So the time frame was only for 5 years, starting from the financial year, that is 1st April till 31st March of the next 5th year. That is your duration of first plan, right? It's very important. It can be asked in 1-mark question that what was the first plan duration, what was the first plan year. तो ईयर है 51 till 56, राइट. सो 5-year प्लान्स के 4 गोल्स थे. मेजर गोल था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. सो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स थे 5-year प्लान्स के. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ग्रोथ. So growth basically aims to increase country's capacity to produce goods. जब country की capacity to produce more output will increase, then growth will also increase automatically. जब country और ज़्यादा goods produce करना शुरू कर देगी, obviously grow भी ज़्यादा करेगी. So obviously a good indicator of economic growth is steady increase in GDP. अगर एक country का GDP जो है वो grow करता जा रहा है year by year, it means country is growing, right? And what is GDP? GDP is the market value of all final goods and services which are produced in a country during one financial year. That is your GDP. So increase in GDP is a factor of increase in growth. Now GDP growth can be increased by 2 ways. First way is increasing our resources. हम अपने जो रिसोर्सेज उनको बढ़ा दें ताकि हमारा GDP ज़्यादा ग्रो हो और हमारी ग्रोथ में ज़्यादा इफेक्ट आए. एंड सेकेंड थिंग इज़ बाय इंक्रीजिंग अ प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग अ आउटपुट थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दें कि हमारा एफिशिएंसी बढ़े. एफिशिएंसी बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा एंड प्रोडक्टिविटी भी
बढ़ेगी. So these were the two reasons जिसकी वजह से GDP जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है. एंड ये जो थे ये एप्लीकेबल होना चाहिए था हमारे ग्रोथ अचीव करने के लिए. Second goal was modernization. Modernization basically aims at adoption of new technology and change in social outlook. So जब भी किसी कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है और उनकी जो सोशल आउटलुक में चेंज आता है, वी कॉल दैट एज मॉडर्नाइजेशन, राइट. अभी कैसे हुआ? फर्स्ट थिंग वाज दैट adoption of new technology increases production of goods and services to the use of new technology. अगर हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो गुड्स एंड सर्विस है उसका आउटपुट बढ़ेगा. अगर फार्मर अगर नॉर्मल सीड्स यूज़ कर रहा है और अगर HYV सीड्स यूज़ कर रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, उसका प्रोडक्ट दोनों में बहुत डिफरेंट आएगा. इफ़ ही इज़ यूजिंग नॉर्मल सीड्स देन उसका इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा, बट इफ़ ही इज़ यूजिंग HYV सीड्स विद हायर टेक्नोलॉजी देन इफेक्ट ज़्यादा आएगा, आउटपुट ज़्यादा होगा. सो ऑब्वियसली टू टेक्नोलॉजी का फ़र्क पड़ता है इन प्रोडक्टिविटी एंड हेंस people had to become modernized to start using this technology. सेकेंड चीज़ ये थी कि अगर हमें अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करना है, नीड टू चेंज सोशल आउटलुक इज़ वेल. यानी कि अगर हमारी कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता, दैट नीड्स टू स्टार्ट, दैट नीड्स टू बिगिन. दैट मीन्स कि हमें वुमेन को इक्वल राइट देना है in employment opportunities so that they also are able to contribute to the GDP and हमारा GDP grow कर पाए. If women are just sitting at home then obviously हमारा जो GDP है वो उतना grow नहीं करेगा. So if we start increasing the role of women outside the domestic houses then obviously they will be able to increase the growth in the country as well. So modernization requires change in social outlook such as gender empowerment and providing equal rights to women, right? So self-reliance basically means becoming more Atmanirbhar, starting to produce goods domestically. So during independence हमारे जो domestic production थी वो बहुत ही कम थी and there was huge import from foreign countries. So we had to start producing goods in our country itself and we had to reduce the foreign interference. That was the main goal of self-reliance. So it aims to make the economy self-reliant or Atmanirbhar. So obviously overcoming the need of external assistance and to have development through domestic resources so that dependence on foreign countries is reduced. तो हमें ये क्यों इम्पॉर्टेंट था? दो रीज़न से इम्पॉर्टेंट था. फर्स्ट रीज़न ये है कि वी हैड टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस. हमारा जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा थी ऑन फॉरेन कंट्रीज़ फॉर प्रोडक्शन, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. हम इवन फूड क्रॉप के लिए भी बाहर डिपेंड कर रहे थे, विच वॉज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री. एंड सेकेंड थिंग इज़ वी हैड टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़. हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ऑलरेडी हम देख चुके थे इन लास्ट 200 years. सो वी डिड नॉट वॉन्ट कि हम फिर से उसी इंटरफेरेंस का, फिर से उसी कॉलोनाइजेशन का शिकार हों. एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू अवॉइड दिस इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज़. So that's why this self-reliance goal was very, very important. Fourth goal of 5-year plan is equity. Equity means equality, okay? So this aims to ensure that everyone gets basic needs and to reduce inequalities. यानी कि हर इंडियन के पास बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड हो एंड जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो रिड्यूस हो जाए. दैट वाज द बेसिक गोल ऑफ इक्विटी. So it is important to ensure that the benefits of economic prosperity are availed by all society, by every sections, by the entire economy. So that was the first thing. And second thing is that every Indian should be able to meet his or her basic needs and inequality in the distribution of income or wealth should be reduced. So the gap tha between rich and poor should be reduced with the goal of equity. So equity basically aims to raise the standard of living of all people and promote justice. So जब भी हमारी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा तो जस्टिस भी प्रिवेल करेगा एंड पीपल विल हैव बेटर वेलफेयर. ओके, सो मूविंग ऑन to difference between directive planning and comprehensive planning. So directive planning, basically the word suggests directive means it is done by the private sector.
It is done in the capitalist economy. Comprehensive means done by the socialist economies or mixed economies, right? So a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand is डायरेक्टिव प्लानिंग. यानी कि ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस को ठीक करने के लिए प्लानिंग की जाए, दैट इज़ डायरेक्टिव प्लानिंग. इट इज़ जस्ट डन, इट इज़ परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है ओनर ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. और यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? सिर्फ टू अर्न हायर प्रॉफिट. ओके. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है? अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट itself participates in the process of growth and development. तो गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं देख रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे सारे चीज़ों पे फोकस करके पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहती है. सो इट इज़ परस्यूड इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज. सो ऑब्वियसली डायरेक्टिव प्लानिंग जो पार्टिसिपेशन है वो स्टेट का नहीं होता है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती है बिल्कुल भी. प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट कर रही है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो यहाँ पे प्लानिंग का जो मेन पोर्शन है वो गवर्नमेंट ही देख रही है, राइट? सो मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991. हमने क्या क्या फीचर्स देखे हैं प्लानिंग में, अभी हम पढ़ेंगे वो. एंड दीज फीचर्स विल ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन ऑल द 3 सेक्टर्स. अभी वी विल स्टडी इन पार्ट 2 अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर, about the industrial sector and about the trade sector. So we will study all these points again in those sectors. Here we are just explaining the features, right? So the first feature was that there was a heavy reliance on public sector. So in the first 40 years of planning from 1950 till 1990, इन 40 ईयर्स में जो पब्लिक सेक्टर था उसे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया उस सेक्टर पे, बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई किया गया. सो देयर वाज अ हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर. सेकेंड थिंग इज़ दैट इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ प्राइवेट सेक्टर का क्योंकि वहाँ पे बहुत रेगुलेशन था. डेवलपमेंट हुआ बहुत कम हुआ क्योंकि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा था गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट बहुत रेगुलेशन डाल रही थी ऑन द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज ऑफ विच ये इतना ग्रो नहीं कर पाया. Next, there was a protection of small scale industry and regulation of large scale industry. जो small industries थी in small areas उनको protect किया जाता था और जो large industry थी उनको regulate किया जाता था. Development of heavy industry of strategic significance. So जो industries बहुत important हैं like steel industry, like coal industries, उनको बहुत ज़्यादा develop किया गया because ये important थी for development of our economy. So जो industries बहुत important थी, significant थी, उनको अच्छे से develop करवाया गया in these 40 years. Focus on saving and investment बढ़ाया गया. Protection from foreign competition जो था it reduced. सो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन जो हमें मिला था फॉरेन कंपटीशन से वो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट था उस टाइम के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेन कंपटीशन ऑब्वियसली हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनको इतना ग्रो नहीं करने देता. सो बिकॉज ऑफ विच हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इतना ग्रो नहीं कर पाते. सो हेंस प्रोटेक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू ग्रो, to earn better income and to grow and for the industry to also grow. So ये protection बहुत important था जो दिया गया in the first 40 years. Focus on import substitution. Now what is import substitution? Substituting imports with exports. That means you are substituting imports with exports. यानी कि जो भी चीज़ों में आप पहले इंपोर्ट कर रहे हो आप इनकरेज कर रहे हो कि उसका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में हो और हम सिर्फ हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसी को एक्सपोर्ट्स हैं उसी को यूज़ करें. बेसिकली नॉट एक्सपोर्ट्स हियर, बेसिकली विद डोमेस्टिक गुड्स. अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की तो ये गलत हो जाएगा. विद डोमेस्टिक गुड्स, आप एक्सपोर्ट्स नहीं बोलोगे. सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक गुड्स इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. सो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. सो ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, सो हमारी कंट्री में इनकरेजमेंट हो फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर.
रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल इतना नहीं लाया गया हमारी कंट्री में, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ फॉरेन कंपनीज़ का, बिकॉज अगेन फियर था कि इंटरफेरेंस हो जाएगा एंड देयर माइट बी अगेन अ सिनेरियो ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. एंड लास्टली सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो था चलता रहा. So this actually increased our growth as well. So these are the 9 features of economic plan to 1991. We'll basically understand now about the success and failures of planning. So what success and what failures were faced by this planning, we'll see now. So there were basically 6 points which show the success of planning. So the first point here says about the increase in national income. नेशनल इनकम जो था बहुत इंक्रीज कर गया फ्रॉम द फर्स्ट प्लान टिल दी 9th और 10th प्लान. सो इन द फर्स्ट प्लान नेशनल इनकम सिर्फ 4.6% था इंक्रीज एंड रीचिंग टू द रीसेंट सिनेरियो इट इज 7.6%. सो ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ इन द नेशनल इनकम. देन सेकेंडली देयर वाज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इंक्रीज़ किया. फर्स्ट प्लान में सिर्फ 2.7% था, अब now it is obviously 5.5%, right? There was a rise in saving and investment as well. सेविंग पहले फर्स्ट प्लान में सिर्फ 9.3% थी पूरी इकोनॉमी की और अब इट इज़ 32.3%. इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, दिस वील स्टडी अबाउट इन द सेकेंड पार्ट. यहाँ बेसिकली हमने ये समझाया है कि रिफॉर्म्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में और ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर भी ग्रो किया. That is what we're trying to explain here. Diversification of industry and growth of industry, industrial reforms की वजह से growth हुआ इस particular sector का. And lastly, international trade also grew because of trade reforms. So these were the 6 features of planning and success of planning. Now we'll see about the failures. There was abject poverty, means poverty was really very high क्योंकि सबको सब चीज़ें नहीं मिल पाई. There was less purchasing power, so there was high amount of poverty at that time. Inflation rate बहुत ही high था, inflation rate बहुत ज़्यादा था because prices जो थे goods के बहुत high हो रहे थे and because of which inflation was increasing. अनएम्प्लॉयमेंट अगेन बहुत ज़्यादा थी. अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इफ़ द नंबर स्टे देन ऑब्वियसली उस टाइम पे आई थिंक कुछ 9.3 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे इन 1950. एंड टिल 1990 दिस नंबर इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 40 crores. सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी अलार्मिंग टू सी. जो इंफ्रास्ट्रक्चर था फॉर ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर वो बहुत कम था. लाइक कोई भी हॉस्पिटल्स, पार्क, स्कूल्स डेवलप नहीं हुए थे उस टाइम पे इतने. सो दैट वाज अगेन समथिंग विच प्लानिंग लैक्ड. एंड लास्टली द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाज इंक्रीजिंग. जो गैप था बिटवीन रिच एंड पुअर, जो इनइक्वालिटी थी, जो हमारा इक्विटी का गोल था वो रीच नहीं हो पा रहा था. सो अगेन दिस वॉज अ फेलियर ऑफ प्लानिंग. So with this we end our topic here. Next we'll cover the part 2 of this chapter. So please stay tuned. Please like, share, subscribe to our channel and thank you for watching.